अच्छा, एक ऐसे कोल्ड ड्रिंक के बारे में सोचिए जिसे कोका कोला को टक्कर देनी है। ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि उसका स्वाद बिल्कुल बेकार हो, वो बहुत महंगी हो और एक बहुत ही छोटी सी कैन में आए। अगर ये बिजनेस आइडिया लेकर कोई मेरे पास आए तो मैं तो शायद दरवाजा दिखा दूंगी। जाहिर है, मतलब तर्क तो यही कहता है कि ये तो पूरी तरह से पागलपन है। बिल्कुल। बिजनेस का पहला नियम है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, कीमत सही हो। ये तो दोनों ही मामलों में फेल है। सही बात है, लेकिन रेड बुल ने ठीक यही किया और आज वो अरबों की कंपनी है। तो आज हम इसी दिमागी जादू को समझने की कोशिश करेंगे जो रॉरी सदरलैंड की किताब एल्केमी से प्रेरित है। मतलब आज की हमारी चर्चा का मकसद ये समझना है कि इंसान हमेशा तर्क और डेटा से क्यों नहीं चलता, और क्यों कई बार सबसे बेतुके लगने वाले विचार ही सबसे असरदार साबित होते हैं। हाँ, और ये आज के दौर में मुझे लगता है समझना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम हर फैसले के लिए स्प्रेडशीट, डेटा, एल्गोरिदम इन सब पर निर्भर हो गए हैं। हाँ, एक तार्किक हल चाहिए सबको लगता है कि हर समस्या का एक सीधा तार्किक हल होता है, लेकिन ये किताब इस सोच को सीधी चुनौती देती है। ये कहती है कि इंसानी मनोविज्ञान, जिसे लेखक साइकोलॉजी कहते हैं, वो अक्सर किताबी तर्क पर भारी पड़ता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले उदाहरणों पर बात करेंगे, कैसे एक बटन का नाम बदलने से एक कंपनी ने रातों रात 200 अरब रुपए कमा लिए, और क्यों जर्मनी के एक राजा को अपनी ही प्रजा से आलू चुरवाने पड़े ताकि लोग उसे खाना शुरू करें। सुनने में ये अजीब लगता है। बिल्कुल, क्योंकि हम तर्क की दुनिया में रहते हैं और ये कहानियां तर्क से बिल्कुल परे हैं। अच्छा, तो रेड बुल वाले किस्से से ही शुरू करते हैं। ये बात तो समझ से बाहर है। जब उन्होंने ड्रिंक को बाजार में लाने से पहले लोगों से टेस्ट करवाया होगा, तब क्या हुआ था? तब वही हुआ था जो कोई भी सोच सकता है। लोगों की प्रतिक्रिया बहुत ही खराब थी। अच्छा। हाँ, मतलब स्वाद किसी को पसंद नहीं आया। किताब में एक दिलचस्प किस्सा है कि एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया, क्या? कि अगर तुम मुझे पैसे भी दो तब भी मैं ये गंदगी नहीं पीऊंगा। और फिर भी वो बाजार में ले आए। इतनी हिम्मत कहाँ से आई? शायद उन्हें पता नहीं था कि ये सफल होगी, लेकिन उन्होंने एक अलग नजरिए से सोचा। शायद इसका अजीब दवा जैसा स्वाद, इसकी ऊंची कीमत और इसकी छोटी सी कैन, ये इसकी कमियां नहीं थी। तो क्या थी? बल्कि इसकी खासियत थी। ये सब मिलकर दिमाग को एक सिग्नल भेज रहे थे कि ये कोई आम कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये कुछ और है। एक फंक्शनल ड्रिंक। बिल्कुल, ये आपको एनर्जी देगी। अगर इसका स्वाद संतरे के जूस जैसा होता तो शायद कोई इस पर यकीन ही नहीं करता। अरे वाह, मतलब उसका बेस्वाद होना ही उसके असरदार होने का सबूत बन गया। तो यही किताब की एल्केमी है। बिल्कुल सही पकड़ा, सोना बना दिया। हाँ, विज्ञापन की दुनिया का एक नियम है कि अगर आप सिर्फ लॉजिक के पीछे भागेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां आपके सारे दुश्मन पहले से खड़े हैं। क्योंकि लॉजिक सबको एक ही रास्ते पर ले जाता है। सही बात है। असली जीत तो उन टेढ़े मेढ़े अजीब रास्तों पर मिलती है जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। अच्छा, रेड बुल का मामला तो पैसों का था, बिजनेस का। पर क्या यही साइकोलॉजी तब भी काम करती है जब बात भलाई की हो, जैसे लोगों को दान देने के लिए मनाना? दिमाग में तो सबसे पहले यही आता है कि उन्हें कोई सीधा फायदा दिखाओ, जैसे टैक्स में छूट। और बिल्कुल यही सोचकर एक चैरिटी ने एक प्रयोग किया। उन्होंने दान इकट्ठा करने के लिए 4 तरह के लिफाफे बांटे। एक में, जैसा आपने कहा, सरकार की तरफ से 25% टैक्स छूट का तार्किक लालच। सीधा सीधा फायदा। हाँ, मतलब 100 पाउंड दान दो तो सरकार 25 पाउंड और डालेगी। और बाकी 3? स्वयंसेवक ने खुद घर आकर दिया। दूसरा बहुत महंगे अच्छी क्वालिटी के कागज का बना था। और चौथे का मुंह एक अलग अजीब तरीके से खुलता था। लॉजिक से देखे तो ये सब पैसे की बर्बादी है। बिल्कुल। तो नतीजा क्या निकला? मुझे तो लगता है टैक्स छूट वाला लिफाफा ही सबसे कामयाब रहा होगा। सबको यही लगा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि जिस लिफाफे में टैक्स छूट की बात थी उसमें 30% कम दान मिला। 1 मिनट, क्या टैक्स छूट देने से दान कम हो गया? ये कैसे हो सकता है? यही तो साइकोलॉजी का खेल है। टैक्स छूट का लालच उस दान को एक लेन देन जैसा बना देता है, एक सौदा। अच्छा। वो भलाई का काम नहीं, एक फाइनेंशियल फैसला लगने लगता है। जबकि जब कोई स्वयंसेवक चलकर आपके घर आता है या आपको एक महंगा लिफाफा मिलता है तो एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा होता है। हाँ, एक पर्सनल टच। हाँ, आपको लगता है कि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने परवाह की है, इसलिए आपको भी बदले में कुछ देना चाहिए। तर्क अक्सर इन मानवीय भावनाओं को समझने में पूरी तरह नाकाम रहता है। वाह, मतलब हम सोचते हैं कि हम बहुत समझदार फैसले लेते हैं,
पर असल में हम अपनी भावनाओं और माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक और किस्सा है, केले की शराब का। एक आदमी कैरेबियन द्वीप पर घूमने गया और वहां उसने केले से बनी एक शराब पी। उसे वो जन्नत जैसी लगी। तो वो उसकी कई बोतलें खरीदकर घर ले आया होगा। हाँ, और जब उसने घर पे दोस्तों के साथ वो बोतल खोली तो उसका स्वाद उल्टी जैसा लगा। लेकिन शराब तो वही थी। हाँ, शराब तो वही थी। तो बदला क्या? माहौल बदल गया था, संदर्भ। सही। वो कैरिबियन का समुद्र तट, वो छुट्टियां, वो सूरज, वो सब मिलकर उस शराब के अनुभव को खास बना रहे थे। घर के ड्राइंग रूम में वो जादू खत्म हो गया था। मतलब हमारी पसंद इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि हम चीजों को किस संदर्भ में महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल। इसका एक और उदाहरण है कैडबरी चॉकलेट का। अच्छा। कंपनी ने अपनी मशहूर डेयरी मिल्क की रेसिपी में कोई बदलाव नहीं किया। अच्छा। बस चॉकलेट के जो टुकड़े थे उनके कोनों को नुकीले की जगह थोड़ा गोल कर दिया। सिर्फ कोने गोल कर दिए और लोगों को लगा कि स्वाद बदल गया। ये कैसे? मतलब हमारा दिमाग इतना आसानी से धोखा खा जाता है। हाँ, और हमें पता भी नहीं चलता। लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी कि चॉकलेट अब पहले जैसी चॉकलेटी और क्रीमी नहीं लगती, बल्कि ज्यादा मीठी और चिपचिपी लगती है। अरे! असल में रिसर्च बताती है कि गोल चीजें हमारे दिमाग को ज्यादा मीठी महसूस होती है। तो कंपनी ने रेसिपी नहीं बदली, लेकिन लोगों के लिए स्वाद का अनुभव बदल गया। ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि हम असलियत का नहीं बल्कि असलियत को महसूस करने के तरीके का अनुभव करते हैं। एकदम सही। और बड़ी कंपनियां इस मनोविज्ञान का बखूबी इस्तेमाल करती हैं। जैसे बोइंग को अपने 777 ड्रीमलाइनर जहाज को अंदर से ज्यादा बड़ा और खुला हुआ दिखाना था। अब जहाज का ढांचा तो बदल नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जहाज के अंदर घुसने के रास्ते की छत को ऊंचा कर दिया और लाइटिंग को इस तरह से बदला कि अंदर घुसते ही एक खुलेपन का एहसास हो। जहाज उतना ही बड़ा था, पर यात्रियों का अनुभव पूरी तरह बदल गया। ये तो असलियत को बदले बिना उसे महसूस करने का तरीका बदलने जैसा है। हाँ। समस्याओं को सुलझाने का एक जादुई तरीका। जैसे जर्मनी के राजा फ्रेडरिक द ग्रेट के सामने आलू को लेकर एक मुश्किल थी। वो अपने देश में आलू की खेती को बढ़ावा देना चाहते थे ताकि भुखमरी से बचा जा सके, पर किसान मानने को तैयार ही नहीं थे। क्यों? उन्हें लगता था कि ये बेस्वाद है, अजीब दिखता है। कुछ तो ये भी कहते थे कि जिस चीज को कुत्ता तक नहीं खाता उसे इंसान क्यों खाए। राजा ने पहले जबरदस्ती करने की कोशिश की, कानून बनाए, पर कुछ काम नहीं आया। तर्क और ताकत दोनों फेल हो गए। तब राजा ने जादू का सहारा लिया, साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक शाही आलू का खेत बनवाया और ऐलान किया कि ये आलू बहुत कीमती है और ये सिर्फ शाही परिवार के खाने के लिए है। अच्छा। और उस खेत के चारों तरफ दिन रात गार्ड्स का पहरा लगा दिया गया। ओह, तो लोगों को लगा कि अगर राजा इसकी इतनी हिफाजत कर रहा है तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी। बिल्कुल। और राजा ने गार्ड्स को चुपके से कह रखा था कि ज्यादा सख्ती मत करना, अगर कोई चोरी करने की कोशिश करे तो उसे करने देना। नजरअंदाज कर देना। हाँ, बस फिर क्या था, लोगों में उत्सुकता जगी। जो चीज दुर्लभ या प्रतिबंधित होती है, इंसान उसे पाने के लिए और बेचैन हो जाता है। लोग रात में चुपके से आलू चुरा कर ले जाने लगे और अपने खेतों में उगाने लगे। देखते ही देखते आलू पूरे जर्मनी में मशहूर हो गया। ये तो उस लाल बटन को मत दबाना वाला नियम है। जिस चीज के लिए मना करो वो सबसे पहले करनी होती है। सही बात है। तो जर्मनी में आलू और कोलंबिया में लायन फिश, दोनों कहानियों में एक ही जादू है। एक में किसी मामूली चीज को कीमती बना दिया और दूसरे में एक खतरे को खजाना। आपने लायन फिश का जिक्र किया, वो भी एक बेहतरीन उदाहरण है। कोलंबिया के तट पर ये जहरीली और आक्रामक मछली बाहर से आकर बस गई थी और वहां की स्थानीय मछलियों को खत्म कर रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी इकोलॉजिकल समस्या थी। बहुत बड़ी। और क्योंकि इसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, इसकी आबादी तेजी से बढ़ रही थी। इसका तार्किक हल क्या हो सकता था? सरकार कोई टीम बनाती, मछुआरों को पैसे देती इसे पकड़ने के लिए। ये सब बहुत महंगा और धीमा होता। तो एक अतार्किक जादुई हल निकाला गया। एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था टेरिबली डिलिशियस। जहरीली पर रसीली। हाँ, देश के बड़े बड़े शेफ को साथ लिया गया और उन्होंने लायन फिश की शानदार डिश बनाई। रेस्टोरेंट के मेन्यू में इसे शामिल किया गया। यहाँ तक कि चर्च ने भी लोगों को शुक्रवार के दिन इसे खाने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब उन्होंने समस्या को ही समाधान बना दिया। हाँ, उन्होंने खतरनाक मछली को एक लजीज डिश में बदल दिया। नतीजा, इंसान ही उसका सबसे बड़ा शिकारी बन गया। और देखते ही देखते वहां का समुद्री जीवन फिर से संतुलन में आने लगा।
ये सब दिखाता है कि हम जो करते हैं उसके पीछे का कारण हमेशा सीधा नहीं होता। हमारे काम के पीछे अक्सर गहरे सिग्नल छुपे होते हैं। जैसे दुनिया के 95% टूथपेस्ट पुदीने के स्वाद वाले क्यों होते हैं? इसका सीधा जवाब तो यही लगता है कि हमें वो स्वाद पसंद है, या शायद दांतों की सफाई के लिए पुदीना अच्छा होता है। किताब में एक मजेदार बात कही गई है, लोग दांत सिर्फ कीड़ों से बचाने के लिए साफ नहीं करते। अगर यही असली वजह होती तो स्वाद की क्या जरूरत थी? बेस्वाद पेस्ट भी तो वही काम करता। बिल्कुल। असल में लोगों को सफाई से ज्यादा उस ताजगी के एहसास की जरूरत होती है जो पुदीना देता है। वो मुंह में हल्की सी झंझनाहट एक सिग्नल है कि हाँ, मुंह साफ हो गया है। मतलब वो एहसास ही प्रोडक्ट का असली काम है। हाँ, टूथपेस्ट में जो रंगीन धारियां होती हैं उनका भी कोई वैज्ञानिक काम नहीं है, पर वो हमारे दिमाग को सिग्नल देती हैं कि ये पेस्ट 3 अलग-अलग काम कर रहा है। सफेदी, ताजगी और कीटाणुओं से सुरक्षा, ये सब मनोविज्ञान है, केमिस्ट्री नहीं। इसे कॉस्टली सिग्नलिंग भी कहते हैं। महंगा इशारा। हाँ, प्रकृति में इसका सबसे अच्छा उदाहरण मोर है। मोर अपनी भारी और सुंदर पूंछ फैलाता है। तार्किक रूप से सोचें तो ये पूंछ उसकी जान बचाने में कोई मदद नहीं करती, बल्कि ये इतनी भारी होती है कि उसके लिए उड़ना मुश्किल हो जाता है। और वो शिकारियों को दूर से ही दिख जाती है। सही। तो फिर प्रकृति ने उसे इतनी खतरनाक चीज क्यों दी? क्यों? क्योंकि ये मोरनी को एक बहुत शक्तिशाली सिग्नल देती है। ये पूंछ कहती है, देखो मैं इतना सेहतमंद और ताकतवर हूँ कि इस बेकार के बोझ के साथ भी जिंदा रह सकता हूँ। अच्छा, ये उसकी फिटनेस का एक महंगा पर भरोसेमंद सबूत है। करती है। वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रही, वो एक महंगा सिग्नल दे रही कि उसे अपने सामान पर इतना भरोसा है कि वो उस पर इतना बड़ा दांव लगा सकती है। तो जब हम सैमसंग का महंगा टीवी खरीदते हैं तो हम सिर्फ टीवी के लिए पैसे नहीं दे रहे, बल्कि उस भरोसे के लिए भी दे रहे हैं जो कंपनी ने करोड़ों के विज्ञापन से बनाया है। आप एक अनजाने ब्रांड का सस्ता टीवी खरीदकर जोखिम नहीं लेना चाहते। वो महंगा सिग्नल आपके जोखिम को कम कर देता है। ये भरोसे की बात बहुत दिलचस्प है। लेकिन कई बार हम चीज़ों को बनाने में एक बड़ी गलती कर देते हैं, औसत का जाल। हम सोचते हैं कि अगर हम औसत इंसान के लिए कुछ बना दें तो वो सबके लिए ठीक होगा। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इसका क्लासिक उदाहरण अमेरिकी एयरफोर्स का है। 1950 के दशक में हवाई जहाज के कॉकपिट को औसत पायलट के नाप के हिसाब से बनाया जाता था। तो इसमें दिक्कत क्या थी? नाप लिया तो पता चला कि एक भी पायलट ऐसा नहीं था जो उन सभी 10 पैमानों पर औसत हो। एक भी नहीं? एक भी नहीं। किसी के हाथ औसत से लंबे थे तो पैर छोटी, किसी की गर्दन लंबी थी तो कमर छोटी। मतलब वो एक ऐसे पायलट के लिए कॉकपिट बना रहे थे जो असल में था ही नहीं। बिल्कुल। जो चीज औसत के लिए बनाई जाती है वो असल में किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं होती। इसी सोच ने एडजस्टेबल चीजों को जन्म दिया। कार की एडजस्टेबल सीट, ऑफिस की कुर्सी। मतलब हमें औसत के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए डिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल। और डिजाइन का एक और जादू है जो तर्क के खिलाफ जाता है, कम ही ज्यादा होता है। जब सोनी ने अपना पहला वॉकमैन बनाया तो इंजीनियरों ने उसमें रिकॉर्डिंग का बटन भी लगा दिया, जो कि तार्किक सोच है। ज्यादा फीचर मतलब ज्यादा वैल्यू। लेकिन कंपनी के मालिक अकियो मोरिटा ने उसे हटवा दिया। वो जानते थे कि रिकॉर्डिंग बटन लोगों को उलझा देगा। उसे हटाने से वॉकमैन का मकसद बिल्कुल साफ हो गया कि ये मशीन सिर्फ एक काम के लिए है, कहीं भी कभी भी बेहतरीन क्वालिटी में गाने सुनना। सही कहा। और कभी कभी तो एक छोटा सा शब्द बदलने से भी जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। एक बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट के सामने एक समस्या थी। लोग उनकी साइट पर आते थे, सामान चुनते थे, पर जब अकाउंट बनाने वाले पेज पर आते थे तो बहुत से लोग साइट छोड़कर चले जाते थे। वहाँ क्या था? वहाँ एक बटन था जिस पर लिखा था रजिस्टर। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस उस बटन का नाम बदलकर कंटिन्यू कर दिया, आगे बढ़ें, और कुछ नहीं बदला। और नतीजा ये हुआ कि उनकी कमाई में एक साल में $300 मिलियन यानी लगभग 2,500 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। सिर्फ एक शब्द बदलने से 2,500 करोड़? ये अविश्वसनीय है। पर क्यों? क्योंकि रजिस्टर एक काम जैसा लगता है, एक बोझ, एक कमिटमेंट। दिमाग सोचता है, अरे अब एक और फॉर्म भरना पड़ेगा, जबकि आगे बढ़ें एक आसान अगला कदम लगता है। आप बस उसी प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं। हाँ, काम वही था, पर शब्दों के जादू ने लोगों के मन से एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट हटा दी। तो आज की इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि अगर हर समस्या का हल सिर्फ तर्क से मिलता
तो अब तक दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो चुकी होती। बिल्कुल। रेड बुल की सफलता से लेकर आलू की कहानी तक हमने देखा कि इंसानी व्यवहार को समझने के लिए डेटा से आगे बढ़कर दिमागी जादू को अपनाना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या विज्ञापनों के लिए नहीं है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये सोच बहुत काम आ सकती है। कैसे? हम अपनी कमियों या समस्याओं को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। जैसे लेखक बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत में फ्लैट खरीदा जिसमें लिफ्ट नहीं थी। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक कमी थी, एक बोझ, और इसीलिए शायद वो फ्लैट उन्हें सस्ता भी मिला होगा। हाँ, लेकिन उन्होंने इसे एक कमी की तरह नहीं बल्कि एक वरदान की तरह देखा। उन्होंने इसे अपने मुफ्त की रोज की जिम मान लिया। वाह! जो चीज दूसरों के लिए एक तार्किक समस्या थी, उन्होंने उसे अपने लिए एक मनोवैज्ञानिक फायदे में बदल दिया। ये एक बेहतरीन नजरिया है। जो दूसरों के लिए बोझ है वो हमारे लिए एक वरदान भी हो सकता है। यही तो साइकोलॉजी है। तर्क आपको सीधी सड़क पर ले जाएगा जहां बाकी सब जा रहे हैं, लेकिन असली खोज, असली जीत अक्सर उन टेढ़े मेढ़े अनजाने रास्तों पर मिलती है जिन्हें आजमाने से समझदार लोग डरते हैं। सही बात है। शायद दुनिया को बदलने वाले बड़े तकनीकी बदलावों से ज्यादा जरूरी मनोवैज्ञानिक बदलाव हैं। किसी ट्रेन की रफ्तार 20% बढ़ाने में अरबों लगेंगे, पर वाईफाई लगाकर उसी सफर को 20% ज्यादा मजेदार बनाने में लगभग कुछ भी खर्च नहीं होगा। हाँ, उबर ने टैक्सी का इंतजार का समय कम नहीं किया। उसने बस नक्शे पर कार दिखाकर उस इंतजार की फ्रस्ट्रेशन और अनिश्चितता को कम कर दिया। बिल्कुल, अनुभव बदल दिया। तो अगली बार जब किसी चुनौती का सामना हो तो सिर्फ ये पूछने के बजाय कि तार्किक रूप से क्या सही है, शायद ये पूछना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, यहाँ सबसे अजीब, सबसे अतार्किक लेकिन सबसे दिलचस्प चीज क्या की जा सकती है। हो सकता है उस बेतुके विचार में ही असली सोना छिपा हो।